ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको कथा में सुनाया था कि चंपा की शादी हो गई गांव के ही लड़के से, भैरव से। भैरव पहलवान है, उसे कुश्ती का शौक है और उसकी इच्छा है वह अखाड़े में कुश्ती लड़े और विजयी हो। कुलकर्णी ने उसको अपने यहाँ रख लिया। कर्जा वसूली के लिए कि जिसने उससे कर्जा लिया है कुलकर्णी से, वो घर घर जाकर उनसे वसूल कर लाए। इधर चंपा की माँ, चंपा की सास, चंपा को बालक ना होने की वजह से परेशान, तरह तरह की गांव की महिलाएं टॉन्टिंग करती हैं एक दूसरे पर। तो वो अपना शक दूर करने के लिए चंपा को दूसरे गांव के वैद्य के पास लेकर जाती है कि चंपा में कोई कमी तो नहीं है। उस वैद्य ने चंपा को एक काढ़ा दिया औषधि के रूप में, जो कि बहुत ही भयंकर बदबूदार। उसको चंपा ने प्रतिदिन पीना था। उसको पिलाया चंपा की सास ने और चंपा की हो गई हालत खराब। रात्रि में लगभग 12-1 बजे के आसपास उसके शरीर में ऐसा महसूस होने लगा कि शरीर में आग जल रही हो, इतना गर्मी कर गया। अब भैरव ने एक बार को कहा भी कि साईं को बुला कर लाऊं, साईं के पास जाऊं। चंपा ने रोक दिया कि साईं सो रहे होंगे, परेशान बिना वजह मत कर। तो रुक गया। इतने में बाबा को दिखाई दिया, नींद जागी कि कोई उनका भक्त परेशान है। बाबा तुरंत दौड़े आए, धोनी की आग में से एक लकड़ी, जलती हुई लकड़ी लेकर आए मशाल के रूप में, और उन्होंने चंपा के ऊपर घुमाया और जितनी भी उसके शरीर में अग्नि जल रही थी वो सारी उन्होंने खींच ली। चंपा को आराम मिला। भैरव ने बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे। बाबा ने चेतावनी दी थी चंपा को भी, इसकी सास को भी, कि प्रकृति के विरुद्ध जाना गुनाह कहलाता है। बच्चा जब होना होगा तभी होगा, तुम्हारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से नहीं होगा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तो चंपा कहने लगी कि मेरी सास को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, अब उनकी बात रखना भी सही जरूरी है। बाबा कहने लगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमने अगर ये फैसला किया है कि अपने सास की हाँ में हाँ मिलाओगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना भी ख्याल रखना, श्रद्धा सबरी बनाए रखना और अपने शरीर का अपना विशेष ख्याल रखना, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। इतना कहकर आशीर्वाद देकर बाबा लौट लिए। इधर बाबा के पास एक दूसरे गांव से व्यक्ति आया कि साईं, मेरे इकलौती लड़की है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। 4 जगह से रिश्ते आ रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत धनवान है, उसका पिता बहुत धनवान है, वो धनवान पिता का बेटा है। दूसरा लड़का जो रिश्ता आया है, वो लड़का बॉम्बे में जाके काम करता है और वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तीसरा लड़का सरकारी नौकर है। चौथा लड़का पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं करता। जबकि साईं, मेरी बेटी का रुझान उस
पढ़े लिखे लड़के की ओर है। लेकिन मैं उलझन में हूं कि करूं तो किसके साथ विवाह करूं। आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, चारों लड़कों को कल मेरे पास द्वारका माई ले आओ। मैंने कहा, साईं चारों को एक साथ? कि हाँ भाई, जब तो कुछ हल निकलेगा। और उनको लाने से पहले एक बड़ा सा आईना यानी शीशा यहाँ द्वारका माई में रख जाना। ठीक है साईं। अगले दिन वो चारों लड़कों को लेकर आ गया और बाबा को बताने लगा, ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है। और उनमें से जो ज्यादा ही अपने आप को चतुर चालाक समझता था, वो कहने लगा, तुम हमारी बेइज्जती कराने लाए हो, या रिश्ता करना है करो, नहीं करना है मत करो, और मैं तो चला, मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। बाकी रह गए 3। अब बाबा ने तीनों को बताया, भाई तुम्हारी यहाँ पे परीक्षा है, जो योग्य पाया गया उसके साथ इनकी बेटी की शादी होगी। वो तीनों तैयार हो गए। तीनों तैयार हो गए। बाबा ने कहा, बारी बारी से इस शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो, जिसका चेहरा सही मिला, सही दिखाई दिया, वही योग्य पति कहलाएगा, वरना शीशे में प्रतिबिंब जो है वो बिखरा हुआ नजर आएगा। अब पहला लड़का गया जो अपने आप को धनवान का बेटा बताता था। अब उसको अपनी आकृति बिगड़ी हुई दिखाई दी और मन में सोचता हुआ जा रहा है कि इस शीशे में क्या रखा, क्या दिखाई देगा इसमें। शीशे में जाके देखा तो आपने नौचंदी मेले में जो जिस तरह के हंसी के गोलगप्पे में शीशे लगे रहते हैं, किसी में आपका चेहरा आड़ा तिरछा दिखाई देता है, उस तरह के उसको बिंब अपना दिखाई दिया। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दूसरा गया जो अपने आप को बॉम्बे में काम करता था, नौकरी बताता था कि बम्बई में काम करता हूँ, उसका भी यही हाल हुआ। तीसरा जो पढ़ा लिखा था, तो उसने बाबा से कहा कि साईं गलती हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई होंगी, शीशे में जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। गलती हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई होंगी, मैं भी कोई पाक साफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधार करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। गया, उसका चेहरे में कोई बदलाव नहीं, जैसा शीशा था वैसा का वैसा ही रहा। उसे अपनी आकृति सही नजर आई। उसने कहा, साईं ये तो सही सिंपल शीशा है। तो लड़की के पिता ने कहा कि हाँ भाई, ये बिल्कुल सिंपल शीशा है जो मैंने घर से लाकर रखा था, साईं ने मेरे से घर से लाकर रखवाया था। अब वो दोनों भड़क उठे। बाबा ने कहा, सुनो, भड़कने की आवश्यकता नहीं, अब मैं बताता हूँ तुम्हारी आकृति क्यों गलत दिखाई दी। क्या आकृति शीशे में गलत दिखाई दी ना, तुम्हारे मन के अंदर जो विचार थे वो गलत दिखाई दिए, तुम्हारे पाप नजर आए क्योंकि तुमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। कि ये जो धनी व्यक्ति का लड़का बताता है कि इसके बहुत बहुत ज़्यादा जायदाद है, पैसा है, सब कुछ है, असल में कुछ नहीं है, उल्टा ये कर्जे में डूबे हुए हैं और शादी के बाद ये तुमसे मदद चाहते हैं ताकि इनका कर्जा उतर जाए। कि बोलो सही कह रहा हूँ? अब लड़का गुमसुम, क्योंकि उनके तो इरादे वही थे। उनने मरे हुए मन से कहा, जी साईं। अब दूसरे की बारी आई जो बॉम्बे में काम करता हो बताता था। और ये लड़का जो बॉम्बे में काम करता बताता है, महीने में एक बार अपने घर आता है, और जब भी घर आता है तो माँ बाप के पास जो पैसा धेला होता है वो ले जाता है, या फिर कोई जमीन गिरवी रख के पैसे ले जाता है। कि बोलो सही है नहीं? मैं कहा, जी साईं सही है। तीसरा लड़का जो कि तुम्हें अनपढ़ पढ़ा लिखा है,
लेकिन कुछ नहीं करता। इसने अपनी सभी चीज एक्सेप्ट की और ये भी एक्सेप्ट किया कि भविष्य में अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, जो गलती की है आगे इससे ना हो। इसलिए यही लड़का तुम्हारी लड़की के लिए बेहतर होगा। क्यों, नौकरी तो पढ़ा लिखा है, 10 काम धंधे कर सकता है, नौकरी आज नहीं कल लग जाएगी, लेकिन इसमें इतनी समझ है कि ये तुम्हारी लड़की को खुश रख सके। बाकी दोनों लड़के बाबा से, जब बाबा ने उनकी पोल खोल दी तो माफ़ी मांगकर निकल लिए। उधर कुलकर्णी सरकार ने के पास भैरव पहुंचे उगाई करके कि सरकार इस महीने की पूरी उगाई हो गई, किसी के पास भी कोई बाकी नहीं रहा। कुलकर्णी सरकार अपना सितार बजा रहे थे, बीच में बाधा पड़ी, गुस्सा आया। उसने अंता पत्ता से कहा, अंता बनता, ये बाहर बैलों की गाड़ी खड़ी है, बैल निकाल लो, उसकी जगह से बांध लो। वाड़े का पूरा चक्कर ये बैलगाड़ी का लगाएगा, अपने कंधे पे रख के, बिना बैलों के। अब भैरव पहलवान तो था ही, यंग लड़का था, दूसरे पहलवान था, बांध दिया उसने, पूरा चक्कर लगा दिया जी नाच से भरी बैलगाड़ी का, बैलों की जगह खुद लग के। अब कुलकर्णी को देख के अचंभा हुआ कि हाँ भाई ये वास्तव में पहलवान है। कुलकर्णी ने पहलवानी का आयोजन कर दिया अपने गांव में, इनाम रख दिया 200 रुपए का। उसको भैरव को बोल दिया कि तेरे को पहलवानी का शौक था ना, तेरा शौक मैं पूरा करता हूँ कि हमारी शिरडी की ओर से तू पहलवानी करेगा और मैं प्रतियोगिता रखवा रहा हूँ। भैरव बड़ा खुश। उधर वो बच्चे को लेकर चंपा और उसकी माँ दोनों अब रोजाना काढ़ा पी रही है। चंपा तो रात को तो तबीयत बिगड़नी है, अब इस चक्कर में रात को जागरण हो रहा है। भैरव ना तो पूरी नींद ले पा रहा, ना अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस कर पा रहा। नतीजा ये हुआ, प्रतियोगिता के दिन भैरव महाराज कुश्ती हार गए। कुलकर्णी ने 200 रुपए का जो इनाम जीतने वाले को दिया, वो 200 रुपए भैरव के सिर मढ़ दिए कि तू किस कुश्ती हारा है ना, तो ये 200 रुपए का जो इनाम जा रहा है मेरी जेब से, ये तेरे ऊपर कर्जा है, अब इस इनाम की रकम को तू चुकाएगा। मुझे कुछ लेना देना नहीं कि तूने रात को जागा, तेरी बीवी बीमार, तेरी माँ बीमार, कि मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने 200 रुपए का जो नुकसान कराया है, ये नुकसान तो चुकाएगा। उधर घर के अंदर अब वो कुश्ती हारने के बाद 200 रुपए का कर्जा सिर पे पड़ने के बाद बिलबिलाता हुआ आता है। इधर उसकी माँ और कोई पड़ोसन चर्चा कर रही हैं, उधर चंपा की तबीयत खराब है, दोनों में बहस हो जाती है। दोनों में एक तरह से कायदे से खटपट हो जाती है। उधर बाबा को जंगल में एक डाकू ने घेर लिया। डाकू क्या, एक वक्त का मारा, घर गृहस्थी का मारा व्यक्ति मुंह पे कपड़ा बांधकर लूटपाट किया करता था। उसे पता नहीं थी कि किससे पंगा ले रहा है। उसने बाबा को लूटने का प्रबंध बनाया कि जी मिल गया मुर्गा लूटने के लिए। देखा तो बाबा खाली जेब, बाबा के पास क्या मिलना था सिवाय एक भिक्षा पात्र के या एक झोले के, उसमें एक ईंट, और होने को बाबा के पास बहुत कुछ था। जब वो कहने लगा मैंने गलत आदमी पर हाथ डाला तो वास्तव में भिखारी है, बाबा ने कहा तेरी परेशानी क्या है। अब वो बाबा को अपनी परेशानी गिनाने लगा। परेशानी गिनाने के लिए वो बाबा से कहने लगा मैं तुम्हें आंख पर पट्टी बांध रहा हूँ, मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें अपनी परेशानी दिखाता हूँ। परेशानी दिखाने ले गया तो वही घरेलू समस्या हर किसी के साथ की कि उसकी पत्नी की माँ
आई हुई है और टोंटिंग कर रही है उसकी पत्नी को लेकर कि मेरी बेटी को आराम नहीं देते, सारा दिन काम करती है, 2 वक्त का आराम नहीं देते, तुम्हारे आराम नहीं है तो मेरे साथ भेज दो, इस तरह की। तो दोस्तों समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। बाबा वहाँ पर मौजूद हैं, तो बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर उन्हें शांत किया, उनको, उसकी पत्नी को, उसको अपनी अपनी कमियां गिनाई, उसकी सास को उसकी कमियां गिनाई कि क्या तुम अपनी बहू को आराम देती हो, जो इनसे उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी को आराम दे। तुम्हारा बेटा क्या करता है? ये जी नौकरी करता है, बैठ के काम करता है, खड़े होके जी बैठ के करता है। कि ये शख्स फल का ठेला लगाता है, सारा दिन खड़ा रहता है, उसके बावजूद ये घर आता है। तुम्हारी बेटी अगर घर का काम करती है तो घर के काम करने में थक गई, उस शाम तक खड़ा खड़ा नहीं था। बाबा ने कहा मेन बात कि पति पत्नी तराजू के वो 2 पलड़े हैं, जिसका एक भी पलड़ा अगर नीचे झुका हुआ है तो नुकसान गृहस्थी को होता है। कि तराजू के 2 पलड़े की तरह पति पत्नी का जब तक बराबर नहीं रहेंगे दोनों पलड़े, एक भी झुका हुआ होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो दोस्तों कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे कि चंपा के साथ क्या हुआ। अब चंपा बाबा की बात ना सुनकर अपनी सास की चापलूसी में कि सास गलत कह रही है तो सही है, सही कह रही है तो सही है, उसमें लगी हुई है और चंपा का अहित होना निश्चित है। बाबा के वार्निंग देने के बावजूद उसने उस चीज को ना कर समझकर उल्टे बाबा को ही कह दिया कि मेरी सास मुझे माँ की तरह मानती है, अब उनकी बात रखने के लिए कुछ तो साईं झुकना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे कि आगे क्या हुआ, क्या दिनचर्या, कैसे शिरडी के दिन कटते हैं, कैसे रातें कटती हैं। तो आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम